ओके जी। लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। आपको पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन वगैरह जो है वो दे दिया था, तो अब आगाज़ करते हैं जी इसका। अच्छा जी, हम जैसे कि हमारा एग्री हुआ था कि हम इंशाल्लाह सेल्स टैक्स एक्ट से शुरू करेंगे। तो अपडेटेड 30 जून 26 तक का जो सेल्स टैक्स एक्ट है वो हमारे पास वेबसाइट पर मौजूद है, और उसी को ही मैंने डाउनलोड किया और उसी को ही हम इस्तेमाल करेंगे। असल में मैं बस आपको एक चीज़ ये बता दूं कि लिंकिंग बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के साथ हम कौन सा सेक्शन या कौन सा रूल लिंक कर रहे होंगे। अगर ये बात हमें पता लग जाएगी ना, तो मेरे ख्याल में काम हमारा आसान हो जाएगा। बाकी इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एप्लीकेशन का पेपर आना है, आपको कोई प्रोडक्शन थ्योरी प्रोडक्शन का पेपर नहीं आना। तो सर ये है जी आपके सामने सेल्स टैक्स एक्ट एज अमेंडेड अप टू 30 जून 2026। और इसके अंदर एक अच्छी बात ये है कि अब एफबीआर क्या करता है कि एफबीआर जब भी कानून यहाँ पे नया पब्लिश करता है ना, तो जो चेंजेस होती है ना वो उसके अंदर रेड कर देता है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि आप में से किसी ने पहले लॉ पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। अगर तो पढ़ा हुआ है तो फिर इसके अंदर जो रेड आएगा ना वो सब चेंजेस हैं। ठीक है, और जो ब्लैक में है वो पुराने वाला ही है। तो सेल्स टैक्स में कोई इतनी खास तब्दीलियाँ इस दफ़ा नहीं हुई। तो आज हमारा टारगेट है कि हम डेफिनेशन जो हैं उनको ज़रा देखेंगे, और वहाँ से हम चीज़ों का आगाज़ करते हैं। चलें जी, प्रिलिमिनरी सबसे पहले जी हमारा सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 जो होता है ना किसी भी लॉ का, वो बताता है कि इस कानून का जो दायरा इख्तियार है वो कहाँ तक होगा। सो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। सर एक होता है एक्ट और एक होता है ऑर्डिनेंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेल्स टैक्स एक्ट 1990, तो एक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपकी पार्लियामेंट इन एग्जिस्टेंस होती है तो पार्लियामेंट वो कानून बनाती है और फिर एंड पे सदर साहब उस पर साइन कर देते हैं, तो ये एक्ट बन जाता है। लेकिन इनकम टैक्स अगर आप देखेंगे ना, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस सदर बनाता है, सदर अप्रूव करता है। तो ये 1990 में बना है गालिबन। उस वक्त अब आई डोंट नो किन की हुकूमत थी, मैं तो 1 साल का था सिर्फ 1990 में। तो मेरे ख्याल में उस वक्त शायद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो उन्होंने जब ये कानून बनाया होगा उनकी पार्लियामेंट ने, तो ये एक्ट कहलाया गया होगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। 2001 में मुशर्रफ साहब थे, तो उस वक्त हुकूमत कोई भी नहीं थी, बस उन्हीं की थी जो कुछ था। तो उन्होंने जो ऑर्डिनेंस बनाया वो ऑर्डिनेंस है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि पाकिस्तान से मुराद यहाँ पे ना पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद है। इसमें गिलगित और इसमें आज़ाद कश्मीर नहीं आते, वो अलग है। ठीक है। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों की ये हैबिट है कि जो भी कानून पाकिस्तान में बनता है ना, जैसे ये सेल्स टैक्स पाकिस्तान में जब बना होगा, उन्होंने ना एक कॉपी हमसे ले ली होगी, और उसमें जहाँ जहाँ पाकिस्तान लिखा होगा ना, वहाँ वहाँ उन्होंने आज़ाद कश्मीर रिप्लेस करके तो कानून बना दिया होगा। तो वो इसी कानून का ना अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कानून साजी होती यहीं पे है सारी, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे चूंकि उनकी अपनी असेंबली है, सब कुछ उनका अपना है, अपना वज़ीर आज़म है, तो वो वहाँ से फिर जो है वो क्या करते हैं जी, वहाँ से वो अडॉप्ट करके तो वही कानून को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। ठीक है, ये जिस तारीख से गवर्नमेंट कहेगी उस तारीख से इम्प्लीमेंट होगा, और जारी बात है जिस दिन नाफिजुल अमल हुआ होगा उस दिन से ये शुरू हो गया होगा। डेफिनेशंस हैं जी, यहाँ से शुरू करते हैं। Abater. Abater means a person who intentionally abets or connives in tax fraud as defined in clause 37 of section 2, or in the commission of any offense warranting prosecution under this act, and includes a person who prepares or causes to be prepared with authorization of the servant invoices for false claim of input tax adjustment, or allows use of bank account held or operated by him for abetting tax fraud or other ऑफेंस वारंटिंग। ओके सर, मैं आपको ना ज़रा एक सेल्स टैक्स का ना थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ, क्योंकि सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म जब आपको पता होगा ना, तो उसके बाद ना इसके अंदर जो कुछ टर्मिनोलॉजीज आ रही है ना वो आपको समझ आ जाएगी। देखिए सर, सेल्स टैक्स होता क्या है, इसका ज़रा मैकेनिज्म देख लेते हैं। सेल टैक्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम एक कंपनी है होंडा। ठीक है, होंडा ऑब्वियसली कार्स सेल करती है, इसका काम है गाड़ियां बेचना। गाड़ियां बेचने के लिए इसको कुछ चीजें खरीदनी भी पड़ती हैं। लेट्स अज्यूम कि ये जनरल टायर से टायर खरीदती है। जनरल टायर जो है वो कहती है कि मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हूं। ये कहती है कि मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूं, यानी कि अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो ये 100 वाला टायर 100 का नहीं बेचेगी, बल्कि उसके ऊपर 18% सेल टैक्स याद रखिएगा 18% है।
नॉर्मली वैसे और भी रेट्स हमारे पास मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम 8th शेड्यूल देखेंगे, लेकिन नॉर्मली 18% है, तो हम अपनी एग्जांपल में 18% ही फिलहाल लेते हैं। तो इसने कहा होंडा को कि मैं तुम्हें 100 वाला टायर 100 का नहीं बेचूंगी, बल्कि 100 वाला टायर मैं 118 का बेचूंगी। ठीक है जी। अब होंडा जब इससे टायर खरीदेगा तो टायर खरीदने की एंट्री क्या करेगा, कैश होंडा की जेब से जाएगा 118 का, क्योंकि 118 जनरल टायर को पे करेगा। डेबिट ये करेगा परचेजेस 100 से, और जो सेल्स टैक्स है इसको कहा जाएगा सेल्स टैक्स रिफंडेबल 18 से। अच्छा, मैंने परचेजेस 100 से क्यों डेबिट की, मैंने परचेजेस 118 से डेबिट क्यों नहीं की, क्योंकि मेरी जेब से तो कैश 118 जा रहा है। सर इसकी रीजन ये बनती है कि हमने ये बात पढ़ी हुई है अकाउंटिंग में भी कि जितने भी रिफंडेबल टैक्सेस है ना वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। तो सर याद रखिएगा कि ये जो टैक्स हम परचेज के टाइम पे करते हैं ना, ये टैक्स रिकवरेबल होता है। और कैसे रिकवरेबल होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो रिकवरेबल या रिफंडेबल टैक्सेस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ठीक होगी बात। इसी वजह से ये जो 18 रुपए होंडा ने जनरल टायर को पे किए हैं, ये इसकी परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, बल्कि ये रिफंडेबल टैक्सेस में चले जाएंगे। ठीक होगी बात। कहानी का एक पहलू खत्म हो गया। उसके बाद होंडा ने गाड़ी बनाकर बेचनी है। एक भाई साहब हैं जिनका नाम है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब आए होंडा के पास और इन्होंने होंडा को कहा कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए। होंडा ने कहा ठीक है सर, आपको गाड़ी मिलेगी 300 की, लेकिन मसला ये है कि हम भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है। हमें भी गवर्नमेंट ने कहा है कि 300 वाली गाड़ी 300 की नहीं बेचनी, बल्कि इसके ऊपर 18%, मेरे ख्याल में 54 बनता है। आपने 54 ऐड करके 354 की गाड़ी बेचनी है, तो हम सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, हम हर सेल के टाइम पे 18% टैक्स लगा देंगे। इन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब नवाज शरीफ साहब ने 354 रुपीज होंडा को दिए और गाड़ी लेकर चले गए। अब होंडा इस सेल की एंट्री क्या करेगा, होंडा कैश को डेबिट करेगा 354 से, होंडा क्रेडिट करेगा सेल्स को या रेवेन्यू को 300 से, और ये जो 54 नवाज शरीफ साहब से इकट्ठा हुआ है ना, इसको कहेंगे सेल्स टैक्स पेबल। 54 से, सॉरी, लाइबल क्रेडिट होना था, डेबिट कर दिया, क्रेडिट, ये देखें। तो कुछ इस तरीके से एंट्री कर रहा होगा होंडा अपनी किताबों में। 354 नवाज शरीफ साहब से वसूल हुए, तो कैश हो गया डेबिट 354 से। सेल्स टैक्स पेबल जो 54 इकट्ठा हुआ उसको हम कर देंगे क्रेडिट सेल टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पे करना है, और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 300 से। ठीक है जी। अब सेल्स टैक्स के मुतालिक होंडा की बुक्स में दो चीजें आ रही हैं। जो सेल टैक्स रिकवर हुआ एट द टाइम ऑफ सेल, यानी होंडा ने जब सेल की नवाज शरीफ साहब को, तो नवाज शरीफ साहब को सेल करने पे जो सेल्स टैक्स रिकवर हुआ दैट इज 54। और ये जो टैक्स रिकवर हुआ है ना, ये होंडा की जेब में नहीं जाएगा, ये गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, ये लाइबिलिटी होती है, आप हुकूमत के बिहाफ पे ये टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो सेल्स के टाइम पे सेल टैक्स जो है वो रिकवर होता है। तो होंडा ने सेल के टाइम पे सेल टैक्स रिकवर कर लिया, और कुछ टैक्स होंडा ऑलरेडी जमा करवा चुका था जो कि रिफंडेबल है। तो आप खुद सोचें कि एक चीज पे करनी है और एक चीज रिसीव करनी है, तो क्यों ना इनको आपस में सेट ऑफ कर लिया जाए। तो होंडा हुकूमत को कहेगा कि हुकूमत 54 आपको देने थे, 18 आपसे लेने थे, तो 36 जो है वो नेट में आपको पे कर देता हूं। सो दिस इज कॉल्ड सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब ये जो है ना पेबल इसको कहा जाता है आसान अल्फाज में आउटपुट टैक्स, और इसको कहा जाता है इनपुट टैक्स। यानी कि परचेज के टाइम पे जो आप टैक्स सप्लायर को पे करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, और सेल के टाइम पे जो कस्टमर से रिकवर करते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, जब आप किसी को सेल करते हैं 18% लगाकर सेल करते हैं, वो शख्स जब आपको 18% देता है ना, जैसे इन्होंने 54 आपको दिए, तो ये जो आपने सेल के टाइम पे रिकवर किया ना टैक्स 54, दिस इज आउटपुट टैक्स, रिकवर होता है सेल के टाइम पे। और परचेज के टाइम पे जो आप सप्लायर को पे करते हैं, ये क्या होता है जी, ये इनपुट टैक्स होता है। तो सर एक होता है आउटपुट टैक्स जो कि सेल के टाइम पे
रिकवर होता है, और एक होता है इनपुट टैक्स जो कि परचेस के टाइम पे होता है। एजाज भाई इस तरफ ही रखिए। आप लोग ये छोटी सी एक मैंने पिक्चर बनाई है, इसको जरा 1 मिनट लगा के नोट कर लें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ एक और सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट शेयर करके तो मैकेनिज्म शेयर करता हूं। चलें, ओके जी, हाँ, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको ना ज़रा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं सप्लाई चेन का, ताकि इसी बात को ज़रा मैं और तरीके से बता सकूं। देखें जी, सप्लाई चेन होती है, एक कॉन्सेप्ट है, इधर भी इंशाल्लाह हमें सेक्शन 2 में भी नज़र आ जाएगा। सप्लाई चेन होती है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब बायर और सेलर्स के दरमियान जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं सप्लाई चेन। अच्छा, अब मैक्सिमम सप्लाई चेन क्या हो सकती है? हो सकता है कि कोई इंपोर्टर हो जो बाहर के मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट करता हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हो, और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके वो मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहा हो। ठीक है जी। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? उससे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग करके वो डिस्ट्रीब्यूटर एक शख्स होता है जी, उसको सेल कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर वो शख्स होता है जिसको मैन्युफैक्चरर सेल करते हैं कि जाके दुकानों पे बांट कर आओ, या होलसेलर्स को बांट कर आओ। तो मैन्युफैक्चरर नॉर्मली खुद दुकानों तक नहीं पहुंचा रहे होते, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो दुकानों तक पहुंचा रहा होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा दुकानों के बाहर, या इस तरह जो जैसे अलफतेह है वगैरह, इनके बाहर कोई ट्रक वगैरह या कोई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो सामान उतरवा रही होती हैं, वो असल में डिस्ट्रीब्यूटर्स की होती हैं। उसके बाद आता है जी होलसेलर, फिर आता है जी रिटेलर, और एंड पे आते हैं हम लोग कंज्यूमर्स। तो ये एक सप्लाई चेन है जो कि हो सकती है। अब हम इस पूरे मैकेनिज्म को ना इस सप्लाई चेन से समझते हैं। ओके, लेट्स अज्यूम इंपोर्टर ने बाहर के मुल्क से चीजें इंपोर्ट की 100 रुपए की। अब याद रखिएगा कि मैंने आपको इस पूरी एग्जांपल में बताया कि जब जनरल टायर होंडा को सेल करेगा तो 18% लगाएगा, और होंडा जब नवाज शरीफ को सेल करेगा तो 18% लगाएगा। यानी सेल के टाइम में 18% जो है वो लग रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब आप खुद सोचें कि एक शख्स जो कि इंपोर्टर है, जो कि बाहर के मुल्क से चीजें मंगवा रहा है, तो सेलर तो दूसरे मुल्क में बैठा होगा ना, वो तो किसी और अमेरिका, अफगानिस्तान, मलेशिया वहां पे बैठा होगा। उस पे तो पाकिस्तान का कानून नहीं लगता, तो उसको तो हम नहीं कह सकते कि भाई सेल करते हुए 18% लगाओ। ठीक हो गया। तो यहां पर फिर हम इंपोर्टर को ही पकड़ लेते हैं कि चूंकि तुम पाकिस्तान में चीजें मंगवा रहे हो तो तुम ही इस पे 18% टैक्स पे करोगे। तो ये शायद एक वाहिद सिनेरियो है जिसमें खरीदने के टाइम पे खरीदने वाला टैक्स पे कर रहा होता है, बेचने के टाइम पे बेचने वाला नहीं कर रहा होता है। क्योंकि इन दोनों सिनेरियोज में आप देखें कि बेचने वाले ने जो है वो क्या किया हुआ है, वो टैक्स पे किया। तो यहां पर क्या हो रहा है जी, खरीदने वाला पे कर रहा है। तो सर जब ये खरीदेगा तो ये उसी वक्त 18 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा।
लेकिन जब ये आगे मैन्युफैक्चरर को सेल करेगा तो जाहिर बात है 100 वाली चीज 100 की थोड़ी बेचेगा, प्रॉफिट कमा कर ही बेचेगा। तो ये हो सकता है 200 की बेचे। तो ये क्या करेगा, ये जब 36 रुपए मैन्युफैक्चरर से वसूल करेगा ना, तो ये हुकूमत को कहेगा हुकूमत 18 रुपए ना मैंने तुम्हें परचेज के टाइम पे दे दिए थे, ठीक है। तो ये जो 36 मुझे मैन्युफैक्चरर से टैक्स के मिले हैं ना, इसमें से 18 रुपए मैं वापस अपनी जेब में डाल रहा हूं, ताकि मैंने जो टैक्स पे किया था वो मुझे वापस मिल जाए। रिफंडेबल है ना, इसने जो इंपोर्ट के टाइम पे किया था गवर्नमेंट को, वो इसने मैन्युफैक्चरर से रिकवर करके वापस कर लिया, और बकाया 18 ये हुकूमत को पे कर देगा। तो इसका मतलब है 1/18 परचेज के टाइम पे ये हुकूमत के पास गया होगा, और जब इसने आगे मैन्युफैक्चरर को सेल की होगी तो ये 18 इसने तब हुकूमत को पे किया होगा, तो 2 दफा 18 हुकूमत के पास पहुंच गया होगा। फिर आगे चलते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने इंपोर्टर से 200 का खरीदा हुआ है, और ये इंपोर्टर को 36 रुपए टैक्स पे कर चुका है, इसकी जेब से 36 रुपए इजाफी जा चुके हैं। लेकिन आगे जब ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तो जारी बात है प्रॉफिट रखकर बेचेगा, 300 का बेचेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर से 54 रुपीज रिकवर कर लेगा। अब ये हुकूमत को वही बात कहेगा, हुकूमत 36 रुपए मैंने इंपोर्टर को दिए थे इजाफी, और उसने तुम्हें पहुंचा दिए थे, ठीक है, ये 36 मैं वापस जेब में डाल रहा हूं, बकाया जो 18 इजाफी है ये मैं तुम्हें पे कर दूंगा। ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा है 300 का, 54 का, और ये आगे होलसेलर को बेचेगा 400 का, और इस पे टैक्स इकट्ठा करेगा 72। अब ये भी बात करेगा कि 54 मैं मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका हूं, वो मैं वापस अपनी जेब में डाल लूंगा, बकाया जो 18 इजाफी है ये मैं हुकूमत को पे कर देता हूं। उसके बाद आ जाए जी होलसेलर पे। इसने 400 का खरीदा है डिस्ट्रीब्यूटर से, और 72 रुपीज पे कर चुका है ये डिस्ट्रीब्यूटर को। रिटेलर को 500 का बेचेगा और 90 रुपए कलेक्ट कर लेगा, 90 में से 72 अपनी जेब में डाल लेगा, और इजाफी 18 हुकूमत को जमा करा देगा। फिर आप आगे आ जाएं जी रिटेलर पे। रिटेलर क्या करेगा जी, रिटेलर ने 500 रुपया जो है वो खरीदा है होलसेलर से, 90 रुपए पे कर चुका है, कंज्यूमर को ये 600 का बेचेगा, और कंज्यूमर से ये 108 वसूल करेगा, अपने 90 जेब में डालेगा, 18 हुकूमत को पे करेगा। और फिर आप आते हैं कंज्यूमर, मैं और आपने ये 600 का खरीदा होगा और आपने 108 पे किया होगा रिटेलर को, लेकिन आप सेल किसी को नहीं कर रहे। यहां पे आगे ब्रेक लग जाएगी, सेल आप किसी को नहीं कर रहे, तो बस आपकी जेब से 600 तो गया ही गया, साथ 108 का टैक्स भी चला गया। अब जरा पूरी साइकिल को ध्यान से देखें। इसने जब 18 पे किया था ना परचेज के टाइम पे, तो मैन्युफैक्चरर से 36 लेके ना इसने 18 अपनी जेब में डाल लिया था, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने 36 जब पे किया था इंपोर्टर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर से 54 लिया था, तो अपना 36 जेब में डाल लिया था। तो सब लोगों ने जितना जितना टैक्स परचेज के टाइम पे किया था, सेल के टाइम पे वो सारा रिकवर भी कर लिया। इसका मतलब है कि यहां तक रिटेलर तक किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक बेचारा मजलूम इंसान है कंज्यूमर, जिसकी जेब से 108 रुपए निकले हैं और वो कहीं से रिकवर नहीं कर सका। अब गौर करें कि भाई 108 का अल्टीमेट बर्डन किसको पड़ा जी, कंज्यूमर को पड़ा। 108 का अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर को पड़ा है, ठीक होगी बात, ओके। अब सवाल यहां पर यह है, क्या इसने ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया है? इसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो नहीं पे किया। गवर्नमेंट को तो देखे ना, 1/18 ये गया है, फिर ये वाला गया है, फिर ये पे हुआ, जगह जगह पे डिफरेंट स्टेप्स पे टैक्स पे होता रहा है। तो ये 6 दफा 18 रुपए गवर्नमेंट को गए हैं, और 6 दफा 18 का मतलब है 108 रुपए गवर्नमेंट को जा चुके। तो ये जो 108 रुपए गवर्नमेंट को गए हैं मेरे भाई, ये बर्डन पड़ा है कंज्यूमर पे, लेकिन ये टैक्स कंज्यूमर ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, पे इन लोगों ने किया। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, कि ये होता किसी और का है, पे कोई और करता है, ठीक होगी बात। तो 108 का बर्डन आप देखें पड़ा कंज्यूमर पे है, पे बाकी लोगों ने किया है ये इनडायरेक्ट टैक्स। तो दैट्स व्हाई सेल्स टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, कि ये होता किसी का है और पे कोई और करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सेल्स टैक्स। सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया कि सेल टैक्स कैसे वर्कआउट करता है। एजाज भाई बोर्ड पे ही रखिएगा कैमरा।
ओके जी, चलिए जी वापस आते हैं और देखते हैं कि अब ये डेफिनेशन क्या कहती है। सो एबेटर मीन्स अ पर्सन हु इंटेंशनली अबेट्स और connives in tax fraud as defined in clause 37 of section 2 or in the commission of any offense warranting prosecution, and includes a person who prepares or causes to be prepared with authorization of the registered person invoices for forced claim of input tax adjustment। देखिए, अब आपने मैकेनिज्म तो थोड़ा सा देख ही लिया होगा। मैकेनिज्म में कुछ इस तरीके से है कि जितना ज़्यादा आपका इनपुट टैक्स होगा ना, उतनी ही ज़्यादा एडजस्टमेंट आपको मिलेगी। यानी अगर आपने रिकवर कर लिया है टैक्स सेल्स के टाइम पे, तो उसमें से जो आपने परचेज के टाइम पे किया होगा ना, वो आप माइनस कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बताऊँ, एक चीज़ ये है कि अभी आगे जाके ना सेक्शन 7 में ये बात हम पढ़ेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपने परचेज़ की पेमेंट भी कर दी हो। अगर आपने परचेज़ उधार पर की हुई है ना, तो तब भी आप माइनस कर सकते हैं, ये बात भी लिखी हुई है। तो अगर आपने परचेज़ उधार पर कर दी है और आपने अपने सप्लायर को या वेंडर को पेमेंट नहीं की अभी तक, तो इनपुट माइनस हो जाएगा। तो ये जो जितनी भी आपके सामने मैंने पूरी एक सप्लाई चेन बनाई है, इस सप्लाई चेन में जो इनपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स अगर पेमेंट नहीं हुई, बस परचेज़ हो गई है उधार पे परचेज़ हो गई है, पेमेंट आप महीने 2 महीने बाद कर दें, लॉ कहते हैं इनपुट माइनस कर लो। तो इनपुट हम फिर भी माइनस कर देंगे, इनपुट माइनस करने का मसला नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग जो है ना, वो परचेजेस करते हैं अनरजिस्टर्ड लोगों से, उस पर तो सेल टैक्स होता नहीं है, लेकिन सेल्स आगे कर रहे होते हैं रजिस्टर्ड लोगों को। अब सिर्फ और सिर्फ अपना आउटपुट पूरा कम करने के लिए, अपनी लाइबिलिटी कम करने के लिए, वो गलत किस्म की परचेज जो है वो डलवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी वो लोग जो कि आपसे आपने जिनसे परचेज की नहीं होती, आप उनसे ज़बरदस्ती जो है वो परचेज डलवा लेते हैं। अब ये बेसिकली मैकेनिज्म होता कैसे है सर? ये मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करेंगे तो लेट्स अज्यूम आपने 100 रुपये की सेल कर दी, 200 की कर ले, 200 की सेल कर दी, अब आपने 36 रुपये गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। 36 रुपये हो सकता है आपको आपके कस्टमर ने पेमेंट ना की हो, अभी तक आए ना हो, आपकी जेब भारी पड़ रही हो। अब आप क्या करेंगे, आप अपने किसी दोस्त वगैरह को कहेंगे कि यार कोई परचेज मेरे नाम पे डाल दो, तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपये की परचेज आपके नाम पे डाल देगा, आप वो 18 एडजस्ट कर लेंगे और 18 गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अब ये किन सूरतों में होता है? ये इन सूरतों में होता है कि अगर आपको अभी तक आपके कस्टमर ने पैसे ना दिए हों, ये तब भी हो सकता है। या वैसे भी ना कुछ लोग के पास परचेज जो होती है ना, वो रजिस्टर्ड नहीं होती, पैसे आ भी जाए ना कस्टमर से, तो उन लोगों के पास परचेज जो होती है ना, वो वहीं पड़ी होती है, वो अनरजिस्टर्ड होती है, क्योंकि सेल टैक्स का निज़ाम जो है ना, वो बड़ा इन्होंने स्टैंडर्ड किस्म का बनाया हुआ है, बड़ी बड़े चेक्स लगाए हुए हैं उसके ऊपर। वो ऐसे नहीं है कि आप बस मर्जी से सेल परचेज करते रहें, बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, बल्कि अब तो स्टॉक भी देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो होता क्या है जी, होता ये है कि आप सेल करेंगे और सेल करने पे 200 रुपये या 236 रुपये आपको कस्टमर से मिल जाएंगे। लेट्स अज्यूम ये पैसे आपको मिल गए। अब इसमें से 36 आपने गवर्नमेंट को जमा कराने हैं। अब आप कहते हैं भाई मैं क्यों जमा कराऊं, मैं तो ये टैक्स अपनी जेब में डालूंगा। आप एक फेक परचेज किसी शख्स को कहते हैं, कोई रजिस्टर्ड बंदा, उसको कहते हैं कि भाई तुम सेल डाल दो। अब ये काम होता कैसे है, देखिए सर, एक शख्स है, वो परचेज कर रहा है रजिस्टर्ड, और हो सकता है कि उसकी सेल तो हो लेकिन अनरजिस्टर्ड, वो अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहा हो। और एक सर आप है, आपकी सेल तो रजिस्टर्ड है, लेकिन आपकी जो परचेज है ना, दैट इज अनरजिस्टर्ड। अब एक शख्स की सेल अनरजिस्टर्ड है, एक शख्स की परचेज अनरजिस्टर्ड है। अब इसको चाहिए एक सेलर, इसको चाहिए एक बायर, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ये कहता है कि मुझे सेलर चाहिए, तुम्हें बायर चाहिए, मैं किताबों के अंदर तुम्हें सेल कर देता हूं। तो ये भाई साहब किताबों के अंदर इसको सेल कर देते हैं। तो जब किताबों के अंदर ये भाई साहब सेल करते हैं इसको, तो इसको परचेज मिल जाती है, इसको सेलर मिल जाता है, और इसकी पेमेंट जो है ना, ये इसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी, पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर हो गई, बैंकिंग चैनल में इधर आ गई, और इसने जो अनरजिस्टर्ड सेल की होती है ना, ये नॉर्मली कैश रिसीव हुआ होता है, ये कैश रिसीव हुआ होता है। आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को कैश में रिसीव कर दिया, तो ये नॉर्मली कैश रिसीव हुआ होता है। तो ये जो बैंक में पैसे आते हैं, ये वापस भी करने होते हैं, क्योंकि ये तो बस किताबों में लॉ को दिखाने के लिए परचेज है ना, परचेज है तो नहीं। तो ये जो कैश मिला होता है ना, ये कैश इसको दे देता है कि ये लो तुम्हारा कैश वापस। तो एक पैसों का फेरा भी से कहते हैं ना, पैसों का फेरा डल गया, वो पैसों की एक राउटिंग भी हो जाती है, पैसों का फेरा भी डल जाता है।
तो सर ये जो काम लोग करते हैं ना, ये उनके लिए है अबेटर। उसको कहा गया है कि जो क्या करता है जी, प्रिपेयर करता है और कॉजेस टू बी प्रिपेयर्ड। अच्छा ओके, ये मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। अब सर देखें, ये काम ना नॉर्मली बायर और सेलर खुद नहीं करते, इनके बीच में इनका टैक्स कंसल्टेंट भी होता है। ठीक है, जारी बात है वही सारे काम कर रहा होता है। और आप अगर बिजनेस कर रहे हैं ना, तो नॉर्मली आपके पास इस तरह के लोग नहीं होंगे। ठीक है, नॉर्मली ये कंसल्टेंट्स जो होते हैं ना, इनके जारी बात है क्लाइंट्स होते हैं ढेर सारे, तो ये ना सारी ये वारदात करवा रहे होते हैं। तो सर उनको कहा गया है एबेटर का नाम, क्योंकि एबेटर क्या करता है, प्रिपेयर करता है या कॉज टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑथराइजेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। जाहिर बात है रजिस्टर्ड पर्सन आपको ओके करेगा, आपका क्लाइंट आपको, मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं कंसल्टेंट हूं और मैं अगर ये काम कर रहा हूं अपने क्लाइंट के लिए, तो मेरा क्लाइंट मुझे कहेगा तो मैं करूंगा ना, खुद से तो नहीं मैं कर सकता। तो सर मुझे बेटर का नाम दिया गया है क्योंकि मैं फॉल्स इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये चूंकि रिसेंटली अभी ये आया है पिछले साल, तो तब यही हुआ था कि उस वक्त ना लोग कहते थे कि भाई ये देखो जी, ये तो हमारा कंसल्टेंट कर देता है, हम तो खुद कुछ नहीं करते हैं, मैं तो समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है। तो फिर लॉ मेकर ने जो है ना वो बेटर का वर्ड डाल दिया कंसल्टेंट्स को पकड़ने के लिए। सो दिस इज फॉर कंसल्टेंट्स। ओके, allows use of bank account held or operated by him for abetting tax fraud other offense warranting prosecution। अच्छा कुछ लोग जो है ना, ये पहले, अब तो खैर इसमें काफी सख्ती हो गई है, कुछ लोगों ने ना बस कंपनीज बनाई होती हैं, सिर्फ कंपनी बनाई होती हैं। ठीक है, वो उनका ना कोई बिजनेस नहीं होता, बस मैं एक कंपनी बना लूंगा और मैं बैठ जाऊंगा। अब किसी को और मैं अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी कराऊंगा। अब होगा क्या, कोई शख्स जो है ना वो सेलर ढूंढ रहा होगा, तो मैं उससे कहूंगा या तू मुझे सेल कर दे, तो वो मुझे सेल कर देगा, मेरे पास परचेज आ जाएगी। कुछ लोग जो है ना वो बायर ढूंढ रहे होंगे, तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास परचेजेस पड़ी है, मैं सेलर ढूंढ रहा हूं, तो मैं सेल भी कर दूंगा। सर ये बात ना एक बड़ी वो है कि कुछ लोग जो बायर और सेलर ढूंढ रहे होते हैं ना, आप बजाय उनको डायरेक्ट कराने के, आप अपने आप को रजिस्टर करा कर बैठ जाए, उस शख्स को कहें तू मुझे सेल कर दे, ठीक है, और इस शख्स को कहें तू मेरे से परचेज कर ले, और मैं इन दोनों चीजों के पैसे चार्ज करूंगा और पैसों की राउटिंग मैं कर लूंगा। ये पैसे मुझे भेजेगा और मैं पैसे इसको भेज दूंगा, और बीच में मैं दोनों से अपना कमीशन रख लूंगा। लोग करोड़ों रुपए ऐसा कमा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए लॉ मेकर ने इन लोगों को भी बीच में डाल दिया कि ये बेटर होता है। एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है जी, रजिस्टर्ड बंदा होना चाहिए और इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल ना करता हो, ब्लैक लिस्ट ना हो, या रजिस्ट्रेशन जिसकी सस्पेंड ना हुई हो। ब्लैक लिस्ट कब होता है, सस्पेंशन कब होती है, ये देख लेंगे हम। ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल ना करें। सर ड्यू डेट क्या होती है, ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख। अब इसमें क्या चीज़ है, लॉ में 15 लिखी हुई है लेकिन रूल्स में कुछ और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली होता ये है कि अगर तो जनवरी का महीना, या चलें जुलाई की बात करते हैं, जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई 26 की रिटर्न 15 अगस्त को सबमिट होगी। ठीक है, अगले महीने की 15 तारीख। अगस्त की रिटर्न 15 सितंबर को होगी, सितंबर की 15 अक्टूबर को होगी, अक्टूबर की 15 नवंबर एंड सो ऑन। अच्छा, अब रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं कि 15 तारीख तक बस टैक्स जमा हो जाना चाहिए, रिटर्न बेशक 18 को करा दो। तो दो बातें हैं, हमारे एक्ट में तो 15 तारीख लिखी हुई है, लेकिन जब आप मजीद एक्सप्लेनेशन में जाते हैं रूल्स की, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि 15 तारीख तक टैक्स जमा करा दें, क्योंकि वो बैंक का वो लोड पड़ जाता है, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, तो रिटर्न उस दिन सबमिट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 18 को आप क्या करेंगे, 18 को आप रिटर्न जमा करा देंगे। तो ये चीज़ है जी कि 15 को टैक्स जमा, 18 को रिटर्न जमा। तो अगर आपने 2 महीनों की रिटर्न, कंसेक्टिव 2 महीनों की रिटर्न लेट जमा कराई, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप इनएक्टिव हो जाएंगे। तो एक छोड़ के एक लेट कराते हैं, एक टाइम पे एक लेट, एक टाइम पे एक लेट, फिर कोई फर्क नहीं है, दो इकट्ठी लेट कराएंगे तो मसला है। हु फेज टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न, माशाल्लाह इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराई, यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएंगे। और अगर आपने एनुअल विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, टैक्स काटते हैं पेमेंट करते हुए, तो जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसका इनकम टैक्स काटते हैं आप, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनकम टैक्स में। तो वो जो टैक्स आप जिन लोगों का काटते हैं ना, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाकर ना गवर्नमेंट को देनी होती है। ठीक है, तो वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट होती है। तो अगर आप इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर गए तो आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं रहेंगे। ठीक है, उल्टी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये लोग बताते हैं एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है, वो कह रहे हैं कौन नहीं होता। अच्छा जी, एडवांस रिसीट नोटिस, इनवॉइस, सॉरी। अच्छा ये ना अभी ऐड हुआ है, वैसे पहले भी इसके बारे में हल्की सी बात रूल्स में तो थी, लेकिन चलें उसने अभी बता दी है प्रॉपर। असल में ना ये जो इनपुट टैक्स आप लोग माइनस करते हैं ना, ये ऐसे ही माइनस नहीं होता, इसके लिए आपके पास ना सप्लायर की इनवॉइस होना जरूरी है। जब तक आपके पास सप्लायर की इनवॉइस नहीं होगी ना, आप ये इनपुट टैक्स माइनस नहीं कर सकते। ये कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट में भी आगे लिखा हुआ है, इंशाल्लाह वहां तक भी हम पहुंच जाएंगे। तो सर अगर आपने, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और भी है,
वो कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि अगर आपने किसी को सेल किया, देखें फैसला करना है ना सेल किस टाइम हो। मिसाल के तौर पे ये जुलाई का महीना है, ठीक है, मैंने किसी को सेल की, सेल करने का मतलब होता है मैंने उसको चीज़ें डिलीवर कर दी, तो वो जुलाई की सेल है, जुलाई में मुझे उस पर 18% गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक सिनेरियो और लेते हैं कि भाई मैंने अगर किसी को सेल की है और मेरी सेल करने पे उसने अभी मुझे एडवांस दिया, मैंने अभी चीज़ें डिलीवर नहीं की, उसने सिर्फ अभी तक मुझे एडवांस दिया है, तो सर वो जो एडवांस उसने मुझे दिया ना, अभी चीज़ें तो मैंने डिलीवर की नहीं, मुझे तो एडवांस आया, तो फिर मैं क्या करूंगा? हमारा कानून कहता है, आगे टाइम ऑफ सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको, ये मई है और ये जून है, यहां पे आपने चीजें डिलीवर कर दी और जून में आपको कैश रिसीव हो गया, एक सिनेरियो ये हो सकता है और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको कैश पहले आ गया और गुड्स आपने बाद में डिलीवर की। तो सर वो कहता है दोनों में से जो काम पहले होगा ना, सेल आप उसी महीने में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपको गुड्स डिलीवर आपने पहले कर दी तो उसी महीने में आप सेल रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपने कैश रिसीव कर लिया तो सेल आप उस महीने में रिकॉर्ड कर लेंगे, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो सर अगर तो आपने गुड्स डिलीवर किया ना, तो इनवॉइस याद रखिएगा हमेशा गुड डिलीवर्ड के साथ जाती है। जब आप गुड डिलीवर करते हैं ना तो जाती है। अब यहां पर सर जी बात समझ आती है कि आपने जिसको सेल की होगी, अगर आपकी सेल है, लॉ कह रहा है, तो जो खरीद रहा है उसकी भी परचेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बायर्स के लिए अलग से रूल नहीं है, यहाँ पे जितने भी कवानीन बने हुए हैं ना वो सेलर के लिए बने हुए हैं। तो अगर कानून कहता है ना कि ये सेल है, तो फिर इसका मतलब है कि परचेज भी है, ठीक है। कानून ये कहीं नहीं बताता कि ये परचेज है कि नहीं है, कानून बताता है सेल है कि नहीं है। तो अगर सेल है ना तो फिर परचेज भी है, यूं चलता है लॉ। तो अगर कानून कह रहा है कि आपकी सेल है, तो फिर जारी बात है बायर की परचेज है, खत्म हुई बात। अगर आपने उसे चीजें डिलीवर कर दी, आपकी सेल है, तो उसकी परचेज भी है। और जारी बात है जब आप किसी को चीज डिलीवर करते हैं ना, तो इनवॉइस हमेशा हमेशा चीजें डिलीवर करने पे ही जाती है, तो उसके पास इनवॉइस होगी, वो इनपुट क्लेम कर लेगा इनवॉइस दिखाकर। लेकिन अगर उसने आपको एडवांस में कैश दिया है, तो सर लॉ कहता है कि अगर आपने कैश रिसीव कर लिया ना, तो ये आपकी सेल है, मैंने मान लिया। तो अगर मेरी सेल है तो फिर उसकी परचेज भी है, और अगर उसकी परचेज है तो उसका इनपुट क्लेम करने का हक है, और अगर उसका इनपुट क्लेम करने का हक है तो उसके पास इनवॉइस होनी चाहिए। इनवॉइस जाती है गुड डिलीवर्ड के बाद, वो तो 3 महीने बाद होनी है। तो यहां पे लॉ फंस जाता था आके, ठीक है, कि अगर आपकी परचेज है, क्यों? क्योंकि आपने कैश पे किया हुआ है और अगले बंदे की सेल बन गई है, और उसकी सेल है तो आपकी परचेज है, आपने इनपुट क्लेम करना है, इनपुट क्लेम करने के लिए इनवॉइस चाहिए, वो तो है नहीं। तो लॉ ने कहा एडवांस रिसीट इनवॉइस निकाल दो। तो एडवांस रिसीट इनवॉइस क्या होती है? जब आप किसी से एडवांस वसूल करते हैं ना, तो फिर आपने ये इनवॉइस जो है वो इशू करनी होती है, ताकि अगला बंदा जो आपको कैश पे कर रहा है, वो कैश पे करने पे आपकी क्या कर ले जी, आपकी इनपुट क्लेम कर ले आपकी सेल के ऊपर। ठीक हो गया? ओके। उसके बाद ही आगे कुछ वो हैं गवर्नमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ट्राइब्यूनल, ये जहाँ पे आप अपील फाइल करते हैं, अप्रोप्रिएट ऑफिसर, ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस थ्योरेटिकल है। एरियर, कोई पुराना टैक्स अगर आपका पेबल है, दैट इज़ कॉल्ड एरियर्स। एसोसिएट्स, इसकी इनकम टैक्स में डेफिनेशन है प्रॉपर। एओपी, एओपी फॉर्म होती है हिंदू फैमिली आर्टिफिशियल एंड बॉडी ऑफ पर्सन, थ्योरेटिकल है, इसमें कोई इशू नहीं है, पार्टनर्स होते हैं बेसिकली एओपी में। बैंकिंग कंपनी ठीक है। बोर्ड, एफबीआर को बोर्ड कहते हैं भाई, एफबीआर का अब नया नाम जो है वो बोर्ड है, ठीक है। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम, ओके। बेसिकली लोग जो है ना वो सेल टैक्स पे नहीं करते, सेल छुपाते हैं, लेकिन बहरहाल माल तो डिलीवर होता ही है ना। तो माल डिलीवर होता है आपके ये ट्रक से, कार्गोज वगैरह से। तो उसके लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया था कि एक डिजिटल सिस्टम है जो कि चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। वो चीज़ों के ऊपर वो लग जाता था बारकोड वगैरह, तो उससे मॉनिटरिंग होगी, तो ये उसके लिए।
चीफ कमिश्नर एक भाई साहब होते हैं, हर इलाके का एक, हर शहर का एक चीफ कमिश्नर होता है। इनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि जी आपने इतना टैक्स इकट्ठा करना है, तो यही वो हिसाब है। अच्छा, आपको ना ज़रा मैं हायरार्की बता दूं थोड़ी सी। अच्छा, सबसे ऊपर ना बोर्ड होता है FBR, उसके नीचे आता है चीफ कमिश्नर, फिर आता है कमिश्नर, देन वी हैव एडिशनल कमिश्नर, देन वी हैव डिप्टी कमिश्नर, फिर आता है असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर आते हैं वो तमाम ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स वगैरह इसके नीचे। ठीक है, तो मोस्टली नोटिस ना तीन से मोस्टली आ रहे होते हैं। असिस्टेंट से भी इतने नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन इन तीन से नोटिस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा ये कमिश्नर के ऊपर जो होता है ना, वो होता है जी कमिश्नर के हिसाब से। ठीक है, तो ये हायरार्की है जी। तो सबसे ऊपर अच्छा, अब ये ना एक कमिश्नर अपील पे लिखा हुआ है। ये कमिश्नर अपील जो होता है ना, ये होता है FBR के नीचे ही है, लेकिन ये इस हायरार्की का पार्ट नहीं होता। ये ना थोड़ा सा ज़रा हटके होता है कमिश्नर अपील। इस पे अगर आपका और कमिश्नर का तो झगड़ा हो जाए ना, तो आप कमिश्नर अपील के पास जो है वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। नॉर्मली ये ना यहाँ पे फैसले को इतने अच्छे नहीं होते। रीज़न ये कि कमिश्नर अपील जो होता है ना, वो इसी हायरार्की से आया होता है, और फिर ऊपर जाके उसको अलग कर दिया जाता है, लेकिन सबका स्टेक एक ही है, और वो स्टेक ये है कि टैक्स इकट्ठा करना। तो ये सब लोग टैक्स इकट्ठा करने के लिए बैठे होते हैं। ठीक है जी। कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हर एक टैक्स पेयर को एक नंबर दिया जाता है, ये वो है। कंपनी की डेफिनेशन ये तो हमने पढ़ ली है, एक सिंपल क्या क्या कंपनी में होता है, कैफ में भी आपने पढ़ ली होगी, तो इसको एक नज़र देख लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। कंप्यूटराइज सिस्टम पढ़ लीजिएगा। कॉटन इंडस्ट्री, ओके, कॉटन इंडस्ट्री वैसे तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है कैफ लेवल पे, लेकिन दोबारा बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम नए सिरे से सारा कुछ पढ़ें। मेरा ये नहीं है कि आप कैफ जाकर दोबारा रिपीट करना शुरू कर दें। मैं ही आपको सारा कुछ बताऊंगा। ये जो चीज़ें मैं छुड़वा रहा हूँ ना, बड़ी सीधी सी, इनका जैसे रीडिंग कर लीजिएगा, कोई मसला हुआ तो पूछ लीजिएगा। कॉटन इंडस्ट्री होती है जी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सबसे पहली शर्त इसकी ये है कि ये मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, फैक्ट्री हो एक छोटी सी, विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये तमाम बातें पूरी होनी चाहिए। इनके पास इंडस्ट्रियल गैस और बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, कनेक्शंस तीन तरह के होते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। सर रेजिडेंशियल और कमर्शियल तो हो सकता है, इंडस्ट्रियल नहीं हो सकता इनके पास। और इंडस्ट्रियल सिर्फ उनके पास ही होता है जो इंडस्ट्रियल एरियाज में मौजूद होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में बेशुमार इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ये लाहौर में भी मौजूद है, कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह। तो यहाँ पर अगर आप मौजूद होंगे ना, तो ही आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा, इंडस्ट्रियल कनेक्शन सॉरी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर रेजिडेंशियल या कमर्शियल है, तो रेजिडेंशियल तो वो होता है जो घरों में है, और कमर्शियल वो है जो मार्केट्स में है। तो इट मीन्स कि आपका रेजिडेंशियल या कमर्शियल मीटर हो सकता है, इज लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन आप काम करेंगे घरों के अंदर। ठीक है, ये शायद इसका ये कॉन्सेप्ट है कि कॉटेज इंडस्ट्री वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है जिसके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होगा और होगी रेजिडेंशियल एरियाज में। डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स। 10 लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ना हो इनके पास, मैक्सिमम 10 हो, अगर 11 हो गए तो मसला है। और एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लायर्स डज नॉट एक्सीड 8 मिलियन रुपीज़। तमाम सेल्स की जो पूरे साल की जो सेल्स है वो 80 लाख से ज़्यादा की ना हो। तो इन चारों में से अगर कोई भी शर्त वायलेट हो गई, तो हम ये कहेंगे कि ये कॉटन इंडस्ट्री नहीं है, ये बल्कि एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग। कॉटन इंडस्ट्री ना, वो हम मैट्रिक में शायद पढ़ते होते थे, छोटी सन्नत या घरेलू सन्नत। क्यों एजाज भाई, पढ़ा हुआ है आपने? माशरत उलूम पढ़ी हुई है। घरेलू सन्नत होती थी ना, छोटी सन्नत, ये वो है। तो कॉटन इंडस्ट्री ये होती है जी। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, कोरियर मींस एनी एंटिटी, ठीक है। ये आगे जाके हम देखेंगे कि जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले होते हैं ना लोग, उनके लिए निज़ाम आया था कि ये टैक्स नहीं देते, तो इनसे टैक्स रिकवर करने के लिए ना कोरियर वालों को कहा गया था कि जब आप इनकी चीज़ें डिलीवर करते हो ना, और कस्टमर से इनका कैश पकड़ते हो,
तो वो कैश जो है ना वो आपने फिर उस पे से टैक्स काट लेना, तो ये वो चीज़ है। तो उसकी डेफिनेशन कोरियर की लिखी हुई है कि कोरियर कौन है। क्रेस्ट, क्रेस्ट जी एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवेल्यूएशन ऑफ सेल टैक्स। तो क्रेस्ट में क्या होता है जी, क्रेस्ट में असल में ना क्रॉस मैच होती थी सेल्स टैक्स रिटर्न्स। यानी कि अगर आपने अपनी सेल दिखाई है और किसी दूसरे शख्स ने परचेज दिखाई है, तो आपकी सेल और उसकी परचेज आपस में मैच होनी चाहिए। ठीक है। अगर तो आप कह रहे हैं कि जी मैंने ये चीज परचेज की है, लेकिन कोई बंदा उसको अपनी सेल में नहीं दिखा रहा, तो सर सिस्टम एरर दिखा देता है। तो इसका मतलब है कि आपकी सेल और किसी और की परचेज आपस में मैच होनी चाहिए। तो जितने लोग भी सेल और परचेज दिखा रहे होते हैं ना, वो सारी आपस में क्या होनी चाहिए, सारी आपस में क्रॉस मैच होनी चाहिए। तो अब तो खैर ये काम ऑटो होता है, तो इसलिए इसमें मसला नहीं है। कस्टम्स एक्ट, ठीक है, कस्टम एक्ट की बात इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ये हमारे कोर्स में है। Defaulter means a person, and in case of a company, firm, every director, partner of a company of the firm of which is a director or partner includes guarantor who fail to pay the arrears. अगर आप टैक्स पे करने में नाकाम हो गए, तो सर अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो भी आप डिफॉल्टर हैं, अगर आप पार्टनरशिप हैं तो भी आप डिफॉल्टर हैं, और अगर आप कंपनी है, क्योंकि पर्सन तीन तरह के ही हैं, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, तो फिर क्या हो जाएगा, डिफॉल्टर आप कहलाए जाएंगे अगर आप टैक्स पे करने में नाकाम हो गए। डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होता है जी, मींस डिफॉल्ट सरचार्ज ये जब आप टैक्स की पेमेंट लेट करते हैं ना, लेट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स करते हैं, तो ये उस वक्त लगता है जी आप पे। ठीक है, तो फिर आपको ये, इसको आप इंटरेस्ट समझ लें, इंटरेस्ट और लेट पेमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी स्पेसिफाइड एरिया। सर देखिए, पाकिस्तान में चीजें ना दो ही तरीकों से आती हैं, या मैन्युफैक्चरर बनाकर मार्केट में भेजता है, या इंपोर्टर बाहर से इंपोर्ट करवाकर मार्केट में भेजता है। ये दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है, तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो सर अगर आप मैन्युफैक्चर करवा कर मार्केट में भेज रहे हैं, तो आप खुद नहीं भेजते। मैंने भी आपको बताया कि वो आपने डिस्ट्रीब्यूटर रखा होता है, स्पेसिफाइड एरिया का होता है, लाहौर का अलग होगा, इस्लामाबाद का अलग होगा, कराची का अलग होगा, पिंडी का अलग होगा, फैसलाबाद का अलग होगा। तो सर मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर, इन्होंने जब चीज़ें मार्केट में बेचनी होती हैं, ये खुद नहीं बेचते, बल्कि ये किसी शख्स को अपॉइंट करते हैं स्पेसिफाइड एरिया के लिए कि तुम मेरे बेहाफ जाकर तो क्या करो, ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वो जो शख्स चीजें डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। और इसमें वो शख्स, अच्छा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की ना अपनी भी दुकानें होती हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से माल पकड़े और दूसरे रिटेलर्स या होलसेलर को देने की बजाय अपनी दुकानों पर रख ले। जैसे अल-फतेह है, अल-फतेह की अपनी बहुत बड़ी होलसेल है। ठीक है, हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल उठाता हो, बाकी लाहौर के दुकानदारों को भी देता हो और अपनी दुकान पर भी रख लेता हो, तो स्टिल इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। डॉक्यूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ड्यू डेट जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ड्यू डेट है जी 15th डे नेक्स्ट मंथ। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जमा करानी है जुलाई की, तो आप ये 15 अगस्त को जमा कराएंगे, और रूल्स में लिखा हुआ है कि 18 जमा कराएंगे, तो वो रूल्स की बात भी मैंने आपको बता दी। इंटरमीडियरी कौन जी, इंटरमीडियरी वो होता है जैसे कि रिटर्न भर दे। ठीक है, से डाटा पकड़ा, आप चूंकि क्लाइंट है, डाटा पकड़ा, रिटर्न में फिल किया और जाके यार को सबमिट कर दिया, तो वो इंटरमीडियरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, अच्छा ये ना इंटीग्रेशन वाली है। नीचे लगाऊं कि ऊपर लगाऊं, और नीचे ले आऊं, अब ठीक है, ओके। सर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम है जी, अब ये एफबीआर ने कहा हुआ है कि सब लोग अपने सिस्टम जो है ना वो इंटीग्रेट करेंगे एफबीआर से। यानी जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे ना, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एफबीआर पे जाके तो वो अपलोड कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम है। ठीक हो गया मेरे ख्याल में। बाकी बातें फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। ठीक है जी, अगली क्लास का इंशाल्लाह है कि ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना हमारे, ये मुकम्मल हो जाएंगे। ये डेफिनेशंस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें, मैं चाह रहा था कि ये डेफिनेशन ज़रा आपको मैकेनिज्म मोटे मोटे बता दूं, ताकि ये हो कि जब हम अपने मेन सेक्शंस पढ़े होंगे ना कॉन्सेप्चुअल वाले, तो वहाँ पर जाके ना मुझे बार बार रोक के पीछे नहीं आना पड़ रहा होगा। तो इसलिए मैं एक गो में आपको सारे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ताकि जब हम महाज पे पहुँचें तो हमारी तैयारी पूरी हो। ठीक है जी, चले जी, इंशाल्लाह बाकी बातें अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।